Assalamualaikum to all of my students. This is Simra bint Irshad, Professor of the Educator College, Gujranwala campus. Hope you are all fine. जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि अभी जो लेक्चर हमारे चल रहे हैं वो मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस की, और लेक्चर नंबर 1 जो कि था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है, उसके कॉजेज़ थे, उसके मेरिट्स थे, डीमेरिट्स थे, जो मैंने आपके साथ पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। नेशनलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो कि है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, और ये आपकी बुक पर पेज नंबर 427 और पेज नंबर वेरी कर सकता है आपके बुक एडिशन के मुताबिक। ओल्ड पे कोई और पेज नंबर होगा, न्यू पे कोई और, वो आप टॉपिक के नेम के मुताबिक देख लीजिएगा। तो प्राइवेटाइजेशन, आज का जो हमारा लेक्चर है टॉपिक वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? आप जिस तरह आपने सुना होगा कि ये हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं, ये हमारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं। तो ये कॉमन सेंस आप सबको है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स क्या होते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स का क्या मतलब हो सकता है? सबसे पहले मैं आपको देती हूँ इसका इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इसका ये आपने यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये बना हुआ है गवर्नमेंट बैंक कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट बैंक। अब जब मैंने आपको नेशनलाइजेशन का बताया था तो नेशनलाइजेशन में ये चीज़ ऑपोजिट थी, वहाँ पे था प्राइवेट बैंक कन्वर्टेड इनटू गवर्नमेंट बैंक। लेकिन जब हम नेशनल प्राइवेटाइजेशन में आए तो इसका मतलब है कि ये उसके ऑपोजिट हो गया, गवर्नमेंट बैंक कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट बैंक। आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स it was hoped that it would increase the public confidence over banks. However, in spite of showing any remarkable sign of development, there was large-scale corruption and unbalanced distribution of credit. So the government of Pakistan started a privatization policy in 1990. A privatization commission was set up on February 22, 1990. It was transferred to bank MCB and ABL to the प्राइवेट सेक्टर। अब जब उन्होंने फैसला किया था कि जी हमें प्राइवेट बैंक्स में ये इश्यूज़ हैं जो देखने में मिलते हैं, कॉजेज़ थी कल जो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई थी, तो उन वजूहात की बिना पर हमने उन प्राइवेट बैंक्स को कन्वर्ट कर दिया गवर्नमेंट में। लेकिन बहुत सारे वो एक्सपेक्टेशंस थी, होप थी कि जी ऐसे होगा ऐसे, लेकिन उन्होंने कर तो लिया गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट में, लेकिन उसमें उनको और भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जहाँ पे एक चीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं वहाँ पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट बैंक्स के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं उसी तरह उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके ऑपोजिट प्राइवेट बैंक के भी जहाँ कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है वहाँ पर उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो क्या वजूहत थी कि किस वजह से उन्होंने दोबारा जो गवर्नमेंट बैंक जिनको नेशनलाइज किया था उनको दोबारा उन्होंने प्राइवेट में करना शुरू कर दी, इसकी क्या वजूहात थी? सबसे पहले ये कॉजेज़ जो मैं आपको बताऊंगी, कॉजेज़ ऑफ प्राइवेटाइजेशन। मैंने आपको पीछे बैंक में जो पीछे टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कुछ डीमेरिट्स बताए थे, डीमेरिट्स ऑफ नेशनलाइजेशन। वो जो डीमेरिट्स हैं ये लो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, low level of competition, corruption, political pressure, nepotism and favoritism, unfair distribution of credit, difficulty in getting loans। ये सारे के सारे वो पॉइंट हैं जो मैंने आपको पीछे नेशनलाइजेशन के डीमेरिट्स में पढ़ाए थे। अब ये जो इसके डीमेरिट्स हैं नेशनलाइजेशन के, उसको हम कॉजेज़ बनाएंगे किसकी? प्राइवेटाइजेशन की। अब ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है कॉजेज़ ऑफ प्राइवेटाइजेशन का, ये आपकी बुक पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। उन्होंने आपकी बुक पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, देन मेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। लेकिन अगर आपको एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर में आता है कि जी हमें प्राइवेटाइजेशन, तो आपको पता है कि आपका पूरा एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है और वो इतना जो आपका डाटा है वो आपके 20 मार्क्स को टच नहीं करता। तो आपने क्या करना है, जो सारे पॉइंट्स हैं आपके जो मैंने आपको नेशनलाइजेशन में एज अ डीमेरिट्स सारे के सारे 1 by 1 एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसलिए मुझे इनको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे के सारे डीमेरिट्स को आप कॉजेज़ बना सकते हैं किसकी? प्राइवेटाइजेशन की। इससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन है आपका प्राइवेटाइजेशन का, उसमें आपका जो डाटा है, मटीरियल है, वो भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं कि जिसको हम अलिफ बे ते के साथ पढ़ाएंगे। आप लोगों ने चीज़ों को खुद
एक्सप्लोर करना होता है, रिसर्च करनी होती है चीज़ों को। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें वो आपकी बुक पे लिखती गई हैं आप सिर्फ उन तक महदूद रहें। रिसर्च किया करें, डाटा को एक्सप्लोर किया करें, उससे यूज़ किया करें, अपने नोट्स खुद बनाया करें, ठीक है। तो ये जो कॉजेज़ आपकी बुक पर मौजूद नहीं है प्राइवेटाइजेशन की, ये मैंने आपके जो डीमेरिट्स हैं नेशनलाइजेशन के उनको कॉजेज़ का नाम देकर उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे दोबारा लिखा है, और इनकी डिटेल मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने नेशनलाइजेशन के लेक्चर नंबर 1 में ये सारे के सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉप वो है पॉइंट वो है मेरिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। मेरिट्स, क्या जो खूबियाँ थी प्राइवेटाइजेशन में आकर बैंक इंजॉय करता है, इकोनॉमी इंजॉय करती है और कस्टमर भी। सबसे पहले हमारे पास था एलिमिनेशन ऑफ करप्शन। अब बहुत सारी उम्मीदें थी या हम होप थी कि जी हमारे बैंक जब जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर में या नेशनलाइजेशन में चले जाएंगे तो करप्शन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। करप्शन हम कहते हैं ना कि हमारे गवर्नमेंट अदारों में ज़्यादा करप्शन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। एम्प्लॉयज़ को पता है हमें फायर करने वाला कोई नहीं है, उनकी पक्की नौकरियाँ लगी हुई हैं जनाब, वो अपनी मर्ज़ी से काम करने वाले, ना उनकी एफिशिएंसी होती है। तो उधर करप्शन, हमारी जो सोच थी कि करप्शन कम हो जाएगी वो उल्टी पड़ गई, ठीक है। तो कहता है कि द प्राइवेटाइजेशन वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू एलिमिनेट ब्यूरोक्रेटिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर दैट हैव डेवलप्ड इन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर नेशनलाइजेशन। अब वो जो चीज़ें जो करप्शन थी, रेटेबिज्म थी, रेटेबिज्म का मतलब होता है कि हमें जब हम, अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपने एक ड्राइविंग लाइसेंस लेना है गवर्नमेंट से, ठीक है। और बैंक की एग्जांपल दूँ तो जिस तरह आपने लोन लेना है, क्रेडिट लेना है, तो उसको लेने से पहले आपको बहुत सारे फॉर्म्स जो है फिल करने, बहुत सारी हर्डल से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर भी वर्किंग होती है, वेरिफिकेशन होती है कि क्या जो आपने इन्फॉर्मेशन दी वो ठीक थी नहीं थी, तो जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो कहते हैं कि इसके प्राइवेटाइजेशन का मकसद, जो मेरिट, जो खूबी थी वो ये थी कि जो एक्सट्रीम लेवल की करप्शन थी उसको एलिमिनेट करना था। उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया कि जो बैंक गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन में लेकर गया था उसको दोबारा किस में भेज दिया, प्राइवेटाइजेशन में। उसके बाद है इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब कल के पॉइंट जो था हमारा नेशनलाइजेशन का टॉपिक था, उसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी जो थी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने लग गई थी। वो लोग एफिशिएंटली काम नहीं करते थे। उनको पता था कि भाई हमें पूछने वाला कोई नहीं, हम अफसर लोग हैं, ठीक है। हमारे पास अगर टेबल पे फाइल पड़ी है वो 1 दिन पड़ी है, 2 दिन पड़ी है, 3 दिन, किसी ने कोई वो उनका जो चेक एंड बैलेंस नहीं रखना, ना उनकी जॉब से उनको कोई फायर करने वाला, ना उनके ऊपर कोई इतना खास स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्होंने एक बंदे को जॉब दी है, ड्यूटीज़ दी हैं, उसका चेक एंड बैलेंस रखें, देखें वो कितनी स्पीड से काम करता है, कितनी एफिशिएंसी से काम करता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इतना स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस नहीं रखती, जिसकी वजह से काम में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एफिशिएंट नहीं होते। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो इम्प्रूव करती है किसको, एफिशिएंसी को, ठीक है। One of the major benefit of privatization is that it improves efficiency of the bank. The policy was made at raising standard of performance and quality of work in banks. अब ये जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं ना, इनमें आपको पता है कि कंपटीशन भी बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है, ठीक है। कंपटीशन होता है तो जो प्राइवेट सेक्टर के जो बॉस या मैनेजर्स होते हैं उनका अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी की तरफ बहुत ध्यान होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ कितने इफेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली काम को कर रहे हैं, जो टाइम हमने दिया था उसके अंदर टास्क को पूरा करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्या कोई न्यू स्ट्रेटजीज लेकर आते हैं या ओल्ड स्ट्रेटजीज के साथ ही काम करते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी है वो बहुत हद तक इम्प्रूव होती है, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के बारे में मैंने आपको क्लास में पूरा का पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। आपने फाइनेंस के जो हमारा पोर्शन है बुक का, फाइनेंस पोर्शन, उसमें मैंने आपको कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, दोनों मार्केट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया था। तो कैपिटल मार्केट वो होती है जहाँ पे एक लार्ज जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो मिलती है इसको काम करने के लिए इन्वेस्टर्स को।
Another major merit of privatization is that it develops capital market because normally private sector attracts more investable. Obviously बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल हमें कहाँ से मिलता है? कैपिटल मार्केट से। तो ये जो हमारे बैंक थे प्राइवेटाइजेशन में जब चले गए तो उन्होंने कैपिटल मार्केट को इन्हेंस किया, उसको तरक्की देना शुरू की। उसके बाद हमारे पास है बेटर सर्विसेज टू दी कस्टमर। अब जिस तरह आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम एग्जांपल आप ले लें कि गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ठीक है। अगर आप फीस का मुआवजा करें तो ऑब्वियसली प्राइवेट वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और गवर्नमेंट वाले कुछ भी पे नहीं ले रहे। लेकिन गवर्नमेंट का जो मकसद है, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स का मकसद होता है, वो अपने जो अवाम है, अपनी राया को सर्विसेज देना है, बेहतरीन सर्विसेज देना है। लेकिन जब हमारे बैंक नेशनलाइजेशन में गए तो उनको कस्टमर को वो सर्विसेज जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती थी। सर्विसेज लो होती, चाहे वो चार्ज ज़्यादा नहीं करते लेकिन सर्विसेज का लेवल बहुत लो कर देते थे। लेकिन अगर प्राइवेट वाले चार्ज करते हैं, सर्विसेज के पैसे लेते हैं, तो वो सर्विसेज भी तो हाई लेवल की देते हैं ना। Another benefits of privatization is that it provides better services to the customer. It also provides modern banking system to the customer. अब जैसा कि ये जो प्राइवेट इदारे होते हैं ये हमसे पैसा कमाते हैं, सर्विस चार्जेस अच्छा चार्ज करते हैं, तो उनका फोकस क्या होता है? इनका फोकस होता है कि हम जदीद बैंकारी के निज़ाम को लेकर आएँ, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को लेकर आएँ, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास ATM की फैसिलिटी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप जानते हैं। जो बैंक के पास जाते हैं रेगुलर, उनको पता होता है कि हमारे पास बैंक हमें कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है और किस तरीके से दे रहा है, बेटर सर्विसेज दे रहा है, लो सर्विसेज हैं। वैसे जो प्राइवेट से बैंक्स होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि हम बेहतर से बेहतर सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर इंसेंटिव्स। In private sector, all the employees get proper reward for their valuable services, and they are encouraged by giving different incentive, and in this way efficiency improves. अब ये बात मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ क्लास में भी डिस्कस की थी कि अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए उनको कोई ना कोई रिवार्ड देना पड़ता है, ठीक है। उनके लिए कोई ना कोई फैसिलिटीज़ रखनी पड़ती हैं। जब आपको रिवार्ड्स मिलेंगे, जब आपको सराहा जाएगा, जब आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे, तो आप खुद ब खुद अपने अदारे के साथ लॉयल हो जाते हैं कि भाई ये मेरा अदारा है, ये मेरे साथ लॉयल होकर चलता है, ये मेरा ख्याल करता है, तो मैंने इसका ख्याल करना है। इसके ऑपोजिट में वो अदारा जो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल नहीं रखता, कोई इंसेंटिव, कोई रिवार्ड, कोई जो है उसको उसके काम को सराहा नहीं जाएगा, तो एम्प्लॉयज़ का जो एक एफिशिएंसी लेवल होता है ना, जो एक एंथुसिज्म लेवल होता है कि भाई मैंने इतने जोश के साथ काम करना है, वो बहुत हद तक रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। फिर उसको कोई लगाव नहीं रहता। जब उसको पता है भाई मैंने ये मेरा सैलरी पैकेज है, इतना काम करना है, इतने पैसे लेके मैंने घर चले जाना है, ठीक है, तो वो फिर उतने ही पैसों तक महदूद हो जाएगा। लेकिन अगर हम, जिस तरह हमारे ये प्राइवेट बैंक हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़ को छुट्टी देते हैं, आप चाहे तो उसको हर महीने एंजॉय करें, आप चाहे तो उसको एक पूरे साल के एंड पे जाकर एक हॉलिडे ले लें, ठीक है। उसके बाद वो टूर्स होते हैं, अगर आपने ओवर टाइम किया है या आपने कोई छुट्टी नहीं की तो आपको बोनस दिया जाएगा, इंसेंटिव दिए जाएंगे कि भाई आपने इतनी जो है वो हमारे अकाउंट्स की जो सेलिंग, इतने डिपॉजिट आप लेकर आए हैं हमारे पास, आपने इतने अकाउंट होल्डर्स में इजाफा किया है, तो हम आपको इसके बिहार पर ये कमीशन सैलरी के साथ बोनस प्लस कमीशन भी देंगे। तो ये जो प्रॉपर इंसेंटिव्स है ना, जो प्राइवेट बैंक देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, इसका फ़ायदा ये होता है कि वो हमारे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बहुत हद तक इम्प्रूव करता है। जब एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है तो उसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे काम के प्रॉफिट की तरफ, हमारे जो एक तरक्की की तरफ, ग्रोथ की तरफ जाता है हमारा बिजनेस। In private sectors, all the employees get proper reward for their valuable services, and they are encouraged by giving different incentives, and in this way efficiency improves. क्या होता है? incentives मिलने से उसकी efficiency improve होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्विक हायरिंग एंड फायरिंग। हायरिंग का मतलब होता है कि अपने अदारे में एम्प्लॉयज़ को लेकर आना, और फायरिंग का मतलब होता है अपने अदारे से किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना या निकालना, ठीक है। जब हमारे पास, अब देखा कि गवर्नमेंट में हायरिंग होती है
गवर्नमेंट में कोई पोस्ट खाली होती है और किसी को हायर करना होता है तो एक लंबा प्रोसेस चलता है जी। आप फॉर्म फिल करें, फिर हम आपका फीस दें, फॉर्म फिल करें, फिर हम आपका टेस्ट फ्लाट जगह पर टेस्ट होगा, हम आपका टेस्ट लेंगे, अगर आप टेस्ट क्लियर करेंगे तो हम आपका इंटरव्यू लेंगे। अब फिर हम देखेंगे कि आप इंटरव्यू के भी फिर डिफरेंट सेशन होते हैं जिससे वो आपको गुजारते हैं और फिर कहीं जाकर आपकी हायरिंग होती है, जिसकी वजह से जो काम पीछे जो अब उसकी तो एक सीट खाली है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो या तो दूसरे बंदों को संभालनी पड़ी है जिसकी वजह से सब पे बर्डन हो रहा है, या उसका काम स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये बहुत एक स्लो स्टडी वे था। लेकिन जैसे ही जो प्राइवेट अदारे, प्राइवेट सेक्टर होते हैं ना, जब इनको एमरजेंसी किसी सीट पर किसी बंदे की ज़रूरत पड़ती है, हायरिंग करनी होती है, तो वो क्विक हायरिंग कर सकते हैं। And in the private sector, the policy of quick hiring and firing is adopted, so the employees try their level best to improve the efficiency to stay at job. अब फायरिंग का जो क्विक फायरिंग होती है उसका क्या बेनिफिट होता है? उसका ये बेनिफिट होता है कि जो एम्प्लॉय होता है ना उसको हर टाइम एक खतरा, जिस तरह मैंने नेशनल एजुकेशन में बताया था कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको फायरिंग का कोई इतना डर खतरा नहीं होता कि हमारा जो हम स्लो काम करेंगे, एफिशिएंसी से नहीं करेंगे तो कोई हमें जॉब से निकाल देगा। और गवर्नमेंट अफसर बनकर बैठे होते हैं, उनको इस चीज़ का कोई खतरा डर खौफ नहीं होता, जिसकी वजह से उनका काम और एफिशिएंसी लो लेवल की होती है। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय की कोशिश होती है कि मेरे काम में किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मेरा काम जो है वो स्पीडी होना चाहिए, अच्छे लेवल का होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, मुझे लेटेस्ट स्ट्रेटजीज और लेटेस्ट सिस्टम के साथ आना चाहिए ताकि मेरी जॉब जो है वो सिक्योर हो, मुझे प्रमोशंस मिले और मेरा जो मैनेजर है वो मुझे क्विकली टर्मिनेट नहीं करे। तो प्राइवेटाइजेशन में ये जो क्विक हायरिंग एंड फायरिंग का जो सिस्टम है, इसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ की वर्किंग है वो बहुत इम्प्रूव होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, मेरिट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, चेक एंड बैलेंस रखना, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी और चेक एंड बैलेंस कैन बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन विच कीप्स द वर्किंग ऑफ बैंक रिमार्केबल, ठीक है। जब एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि हमारे काम का चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, ऑडिट किया जाता है, हम पे नज़र रखी जाती है, हम कौन सा काम कितनी स्पीड के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम करप्शन तो नहीं कर रहे, हम किसी से रिश्वत लेकर तो नहीं काम कर रहे, या हम किसी को फेवरेटिज्म तो नहीं दे रहे। तो ये जो सारी चीज़ें जांच पड़ताल की और चेक एंड बैलेंस की होती हैं, अकाउंटेबिलिटी की होती हैं, ये हमारे काम को, ये हमारे जो अदारे को बहुत ही बेहतरी की तरफ लेकर जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेरिट है वो है एलिमिनेट्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस। पीछे मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया था, डीमेरिट जो था वो था पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते थे, ठीक है। उनको पीछे से पता होता था कि भाई हमें तो एक सियासतदानी का प्रेशर है, हम क्या करें, कैसे हायरिंग करें, कैसे, मतलब उनको काम की समझ ही नहीं आती थी, उनके ऊपर एक प्रेशर था, वो फ्री माइंड होकर काम नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही हमारे जो बैंक प्राइवेटाइजेशन में आ जाते हैं तो उनके ऊपर से जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है ना ये ख़त्म हो जाता है। भाई वो प्राइवेट हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, उनका अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करेंगे, अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, उनको किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होगा, जिसकी वजह से उनकी जो वर्किंग है वो स्मूथ चलती है, ठीक है, क्योंकि किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। Another major merit of privatization is that it eliminates political interferences. The bank advance and recover loans without any discrimination, ठीक है। अब कहते हैं कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि जो पॉलिटिकल प्रेशर में जो हमारे ज़मींदार लोग बड़े होते हैं वो लोन की जो एडवांस की सर्विस होती है वो हमारे से ले लेते हैं जी। हम अपना वो एक दिखाकर डर और वो जो अपना एक लेवल, एक शीट दिखाकर लोन ले लेते हैं और फिर उसकी रिकवरी भी बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, एक डर होता है, खौफ होता है। उसके कंपैरेटिवली अगर हम पॉलिटिकल प्रेशर को साइड पे कर दें तो जो बैंक लोन लोगों को देता है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चर को, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जिसको भी वो लोन देता है उससे उसकी रिकवरी भी बहुत आसान हो जाती है। तो जिसकी वजह से ये एलिमिनेशन हो जाती है पॉलिटिकल प्रेशर की, इंटरफेरेंसेस की।
इन पॉइंट्स के साथ हमारे जो मेरिट्स हैं प्राइवेटाइजेशन के यहाँ पे मुकम्मल होते हैं। इसके अलावा इन पॉइंट्स के अलावा भी अगर आप खुद, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चीज़ों को रिसर्च किया करें, एक्सप्लोर किया करें। इन मेरिट्स के अलावा अगर आपको इंटरनेट पर, गूगल पर ब्राउजिंग करें, विकीपीडिया, ठीक है, एक आपके पास जाकर गूगल पे सर्च करें, लिखे विकीपीडिया पे आप किसी भी टॉपिक का नाम लिखिए प्राइवेटाइजेशन ऑन विकीपीडिया, तो आपको डिटेल, बहुत ही डिटेल में वो चीज़ें मिलेंगी और ईजी लैंग्वेज में जो आप सबको समझ आएंगी, ठीक है। इन चीज़ों को अब ये मेरे पास तो यहाँ पे मेरिट्स यहाँ पे मुकम्मल हो गए। इसके अलावा अगर आपको भी कोई मेरिट इंटरनेट पर, गूगल पर मिलते हैं तो वो भी आप इस टॉपिक के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट वो है डीमेरिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। डीमेरिट्स मतलब वो खामियां जो प्राइवेट सेक्टर को फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, खामियां जो फेस करनी पड़ती हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला डीमेरिट है, वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एज देयर वाज नॉट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स, so privatization also encourages in unequal distribution of wealth। अब उनके पास कोई प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी लोन्स की। जैसे मैंने ये पॉइंट आपको पहले भी बताया है कि वो दिल करे तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को दे दें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, दिल करे तो वो इंडस्ट्रियल में दे दें, और एक जो सेक्टर है एग्रीकल्चर का वो बिल्कुल ही साइड पर रह जाए। तो जिसकी वजह से जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ चंद सेक्टर्स, चंद हाथों में ही बंद होकर रह जाती है। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ की वो अनइक्वल हो जाती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स, एज देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस, सो देयर आर मोर चांस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स। अब इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकती, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं हो सकता। जो बैंक है वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो जिसको चाहे लोन दे, जिसको चाहे लोन ना दे, जिसकी वजह से जो लोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो अनइक्वल थी। अब इस तरह ये होता था कि ज़रूरतमंद को ना मिल सका, जिसको ज़रूरत नहीं थी उसने ले लिया, तो जिसकी वजह से मिसयूज़ भी था क्रेडिट का, ठीक है, मिसयूज़ भी था। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लोन दे दिया, फेवरेटिज्म के बिना पर, नेपोटिज्म के बिना पर, रिलेटिविज्म के बिना पर। तो जब गलत हाथों में लोन चला जाएगा तो उसका जो एक प्रोडक्टिव, एक दो चीज़ होती हैं, एक प्रोडक्टिव यूज़, एक होता है अनप्रोडक्टिव यूज़। जो प्रोडक्टिव यूज़ होता है ना लोन का, वो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतर होता है। कैसे कि जो बिजनेसमैन है उसने आपसे प्रोडक्टिव लोन लिया है, अब उससे जो भी प्रोडक्शन वो करेगा उसको मार्केट में लेकर आएगा, सेल करेगा, उसका टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास भी, उसकी अर्निंग है, कुछ इनकम है वो गवर्नमेंट के हिस्से में भी जाती है, तो इकोनॉमी डेवलप करती है। दूसरी तरफ हमारे पास है अनप्रोडक्टिव लॉन्स, ठीक है। जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हमारे पास जो अनप्रोडक्टिव लॉन्स हैं वो लोगों के पास जाएंगे कोई रिलेटिव फेवरेटिज्म के बिना पर, तो वो उसका कोई यूज़ नहीं करेंगे। भाई किसी ने गाड़ी खरीद ली तो उस गाड़ी का जो फ़ायदा है वो ना हमारी इकोनॉमी को है, ना हमारी गवर्नमेंट को है, ना ही बैंक, किसी को उसका कोई बेनिफिट नहीं। अब बैंक ने तो अपना जो पैसा कमाना था, सर्विस लेनी थी, जो उसने रेट चार्ज करना था वो कर लिया, ठीक है। लेकिन जो पैसा उसके क्योंकि बैंक का मकसद ये होता है कि उन लोगों तक पैसा पहुंचाओ जिसको ज़रूरत है, ताकि वो उसको प्रोडक्टिव वे में, जो किसान हैं हमारे, इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वे में प्रोडक्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग जो कि हमारी गवर्नमेंट की और हमारी इकोनॉमी को भी डेवलप करे और बैंक को भी उसका बेनिफिट हो। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन जो अनइक्वल होगी तो इसकी वजह से लोन्स जो हैं वो हमारे मिसयूज़ भी होगा, हमारे क्रेडिट का, उसका कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास डीमेरिट जो था हमें देखा गया वो था इनइफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। ये बात मैंने आपको टॉपिक जो था नेशनलाइजेशन का उसको स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जब बैंक प्राइवेट थे तो उनका कंट्रोल जो था, सेंट्रल बैंक होता है हमारा स्टेट बैंक, और ये चीज़ मैंने आपको बारहा बताई है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक वो जो हमारे स्टेट बैंक, जिस तरह मैंने आपको शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में बताया था, तो शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो सेंट्रल बैंक के अंडर काम करते हैं, जो रजिस्टर होते हैं, जिनका काम होता है कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ के को फॉलो करना, उनके साथ मिलकर उनके चलना, जो रूल्स, जो पॉलिसीज़, जो रेगुलेशन उनको स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक देगा वो उनको फॉलो करना कमर्शियल बैंक की, शेड्यूल बैंक की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इन एक्चुअल क्या होता है, इन एक्चुअल
जो हमारे बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक हैं, वो उनकी पॉलिसी को ज़्यादा फोकस नहीं करते, उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से जो कंट्रोल है सेंट्रल बैंक का वो बहुत इनफेक्टिव होता है। हर बैंक अपनी मर्ज़ी से चलता है, हर बैंक अपनी मर्ज़ी का रेट चार्ज करता है, तो जिसकी वजह से लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो होती है बैंक पे वो बेहतर नहीं होती, तो हमारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। Although commercial banks were working under the State Bank of Pakistan, but they did not cooperate for the effective implementation of monetary and other banking policy। अब वो कहते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पॉलिसी बनती है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि बैंक, स्टेट बैंक की तरफ से आती है। तो क्या होता है कि हमारा जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो कोई इतना फोकस नहीं करते हैं उनकी पॉलिसीज़ की तरफ, जिसकी वजह से उनका सारा का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डीमेरिट है फेवरेटिज्म। ठीक है। अब ये चीज़ मैं मेरे ख्याल से तब से बहुत दफ़ा दोहरा चुकी हूँ, मुझे बार बार इस चीज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं कि फेवरेटिज्म क्या होता है। अब मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ कि जी, अगर मुझे एक पोस्ट पर बैठा दिया जाता है कि जी मैं एक बैंक की मैनेजर हूँ, हायर तो टॉप मैनेजर में आती हूँ, तो अगर तो मैं इंसाफ पे काम नहीं करती, तो मैं फेवरेटिज्म पे चलती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अपने बैंक को खुद तबाह कर रही हूँ, अपने सेटअप को खुद तबाह कर रही हूँ। ठीक है। तो फेवरेटिज्म कहता है द स्मॉल बिजनेस सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर अलॉन्ग विद न्यू कमर्स in industrial sector will suffer because the banks will advance loans to the financially sound parties। ठीक है। जहाँ पे पैसा नज़र आता है हम तो वहाँ पर भागेंगे, ये वो सिस्टम है कि भाई जहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग पार्टीज, जिस तरह आप क्लास पे मैंने आपको ये बात बार बार बताई कि जो बैंक है वो ऐसे ही किसी को भी लोन नहीं दे देता। कहने को जी बैंक, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो बैंक कहता है कि बैंक एक ऐसा अदारा है जो कर्ज़े देता है और लोग अपने डिपॉजिट्स जो अपने मानते हैं वो उन तक पहुंचाते हैं और वो आगे से कर्ज़े जारी करते हैं ज़रूरतमंदों को। इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता कि जी अगर मैं ज़रूरतमंद हूँ, बैंक के पास जाऊँ तो बैंक मुझे झट से लोन दे दे, ऐसा नहीं होता। बैंक भी फिर उसी को लोन देता है जिसकी जो वर्दी उनके जो कस्टमर होते हैं वो जिसके ऊपर उसको भरोसा आता है, या सेकंड पे वो जो अपनी कोई प्रॉपर्टी, हैवी प्रॉपर्टी गिरवी के तौर पर बैंक के पास लिखवा देता है कि जी अगर मैं कोई एक अनजान शख्स हूँ, मैं अगर तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस नहीं करता तो ये रजिस्ट्री, ये गोल्ड या जो भी मेरे कीमती चीज़ है तुम रख लो, अगर मैं पैसा तुम्हें नहीं दूंगा तो बैंक, क्योंकि बैंक ने तो अपने आप को सिक्योर करना ही है ना किसी तरीके से। तो फेवरेटिज्म में अब बैंक उनको लोन देना ज़्यादा पसंद करेगा जो स्ट्रॉन्ग पार्टीज होती हैं। ठीक, जिसकी वजह से ये जो फेवरेटिज्म है हमारे सारे बैंकिंग सिस्टम को ख़राब करता है। उसके बाद हमारे पास है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अंडर प्राइवेटाइजेशन द बैंक एक्सप्लॉयटेड देयर एम्प्लॉयज़ इन डिफरेंट वेज। For example, only those persons were given jobs in the banks who were able to bring heavy deposits to them। Targeted, जिस तरह हम कहते हैं ना, मुझे टारगेट मिला है कि अगर मैं इस काम को करूँगा तो ही मेरी जॉब सिक्योर रहेगी, अगर मैं इतने डिपॉजिटर्स को नहीं लेकर आऊँगा तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये होती है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, कि अगर आप इतने एडमिशन्स लेकर आएंगे तो हम आपको जॉब देंगे, अगर आप इतने स्टूडेंट्स इतने एडमिशन हमारे पास लेकर नहीं आएंगे तो हम आपको जॉब नहीं देंगे। तो ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है। अब देखिए, वो बंदा जो आपके पास डिपॉजिट्स अपने जो एक पीआर है, पीआर के बिहाफ पर डिपॉजिट तो ले आया, ठीक है, पीआर के बिहाफ पर स्टूडेंट एडमिशन तो ले आया, लेकिन अगर वो उस तरह का काबिल इंसान नहीं है जिसे आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा। तो ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ थी जो कि प्राइवेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा अभी भी एम्प्लॉयज़ को फेस करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लॉ। अब ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास बुक में, डीमेरिट्स आप देखें बुक पेज नंबर 4 to 8 पे, ये आपके पास सिर्फ 5 तक हैं। ठीक है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें हमारे पास है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स, इनफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, फेवरेटिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। आपकी बुक पे ये जो डीमेरिट्स हैं वो यहाँ तक मुकम्मल है, लेकिन अब आपको अपने 20 मार्क्स को गेन करने के लिए, 20 मार्क्स का क्वेश्चन खड़ा करने के लिए जो डाटा है वो इतना, मैंने आपको बताया कि जितना डाटा आप पुट करोगे उतने ही, जितना गुड़ डालो जितना मीठा उतना मीठा। ठीक है, तो आप जितना डाटा
ये नहीं कि डाटा में आप गाने गुने लिख रहा है, जो मर्जी आपका दिल करे आप लिख के आ जाए। डाटा का मतलब होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों का आपने पुट ऑन करना है अपने पेपर के अंदर। तो ये जो 5 डिमेरिट्स थे ये इनफ नहीं हैं आपके क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैंने ये जो 5 डिमेरिट्स हैं मज़ीद इंक्लूड किए हैं। इसमें सबसे पहला है हमारे पास लोन टू रिलेटिव्स, मिस यूज़ ऑफ क्रेडिट, इम्प्रॉपर एलोकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ ब्लैक मनी, वेस्टफुल कंपटीशन। अब ये जो 5 पॉइंट हैं ये मैंने आपके उठाए हैं पीछे नेशनलाइजेशन के टॉपिक से, ठीक है। नेशनलाइजेशन में टॉपिक है आपका यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ नेशनलाइजेशन। कॉजेज़ ऑफ नेशनलाइजेशन में देखें तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है लोन टू रिलेटिव्स, ठीक है। आपके पास है मिस यूज़ ऑफ क्रेडिट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 इम्प्रॉपर एलोकेशन, पॉइंट नंबर जो आपके पास है प्रोटेक्शन ऑफ ब्लैक मनी, ये आपके पास है पॉइंट नंबर 6 एंड वेस्टफुल कंपटीशन, ये है आपके पास पॉइंट नंबर 8। ये जो पॉइंट जिनके नाम मैंने भी दोहराए हैं ये लोन टू रिलेटिव, मिसयूज ऑफ क्रेडिट, इम्प्रॉपर एलोकेशन, इन सब की डिटेल मैं पीछे नेशनलाइजेशन के पॉइंट में डिस्कस कर चुकी हूँ। मुझे मज़ीद इसको स्टेप बाय स्टेप जो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड करने का मकसद आपके क्वेश्चंस की जो डिटेल है, डाटा है, उसको इंक्रीज़ करना था। अब और इस टॉपिक्स ये जो पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं इनकी जो डिटेल है वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। इस पॉइंट्स के साथ आपका ये जो टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पर मुकम्मल होता है। आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक को कन्वर्ट करते हैं प्राइवेट बैंक में। क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं बैंक्स की, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके मेरिट्स क्या थे स्टेप बाय स्टेप, फिर मैंने आपको बताया इसके डीमेरिट्स क्या थे। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है यहाँ पर ही मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सारे पॉइंट्स की, नेशनलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की जितनी डिटेल मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा आप इस लेक्चर को सुने, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपको इससे रिलेटेड है तो आपका जो ग्रुप आपके प्रिंसिपल ने बनाया है, इसके अलावा किसी भी किस्म की क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आपके वो ग्रुप जो आपके प्रिंसिपल ने बनाया है उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उस ग्रुप में आपके प्रिंसिपल से कहूँगी कि मुझे ऐड कर दें, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए वो मैं आपको वहाँ पर दे दूँगी। इस टॉप पॉइंट के साथ आपका ये टॉपिक नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर आप इस पॉइंट के साथ आपका ये बुक है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसका जो यहाँ पर ही सारे चैप्टर मुकम्मल होते हैं। इस बुक से मज़ीद अब हमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ना। नेक्स्ट जो मैं आपको लेक्चर दूंगी वो आपका होगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के जितने चैप्टर मैंने आपको कुछ बाकी जो सारे क्लास में कवर करवा दिए थे, ये लास्ट 2 लेक्चर थे आपके इस बुक से जो मैंने अब आपको ऑनलाइन रिकवर करवा दिए हैं। इन टॉपिक्स के साथ आपकी बुक मुकम्मल अपने पेपर की अच्छी से जब भी होंगे, आपको पता है अभी कोई प्रॉपर जो न्यूज़ है एग्ज़ाम्स के हवाले से नहीं आ रही, ऑनलाइन होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, जो उनका ट्रेडिशनल वे है उस तरीके से पेपर जिस तरीके से भी होंगे आपने उसके लिए मुकम्मल तैयार रहना है। और अब इस बुक के हवाले से इस चैप्टर, इस टॉपिक कोई भी आपको क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपने जो ग्रुप है उस पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।